दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है, तो इस कहानी के पहले और दूसरे भाग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जोड़ दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। चलो तो कहानी का अगला और आखिरी भाग शुरू करते हैं। समीर और नित्या दोनों एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उनका सारा प्लान चौपट हो गया था। अब समीर और नित्या की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पुलिस की गाड़ियों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस की गाड़ियों को देखकर समीर का दिल तो जैसे सीना चीरकर बाहर आ गया था, और नित्या की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। समीर को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मौत का साया उनके सिर पर मंडरा रहा है, और उनकी मौत बस अब कुछ ही पलों की दूरी पर है। पुलिस अपनी गाड़ी से उतरकर उस टैक्सी की तरफ बढ़ने लगी, और उन्होंने टैक्सी को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर टैक्सी ड्राइवर भी घबरा गया कि पुलिस ने उसकी गाड़ी को क्यों घेर लिया है, जबकि समीर और नित्या को तो पूरी घटना की जानकारी थी, इसलिए वो दोनों तो सांस रोककर चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को बाहर आने का इशारा किया, तो वो बहुत ही घबराते हुए बाहर निकला, लेकिन समीर और नित्या दोनों खामोशी से टैक्सी के अंदर ही बैठे रहे। कुछ देर तक पुलिस ना जाने उस ड्राइवर से क्या पूछताछ करती रही, और फिर पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर के साथ समीर और नित्या की ओर बढ़ने लगी। समीर दिल ही दिल में अपने भगवान से प्रार्थना करने लगा, क्योंकि अब समीर को ऐसा लग रहा था कि उसका सिर्फ करियर ही नहीं, बल्कि अब उसकी जान भी खतरे में है। समीर के सारे सपने उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, लेकिन समीर जानता था कि अब उसके ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जैसे ही इंस्पेक्टर ने बैक सीट का दरवाजा खोला, तो समीर अचानक ही घबराकर पीछे हट गया। इंस्पेक्टर ने समीर और नित्या को टैक्सी से नीचे उतरने के लिए कहा, तो वो दोनों डरते डरते टैक्सी से नीचे उतर गए। लेकिन फिर इंस्पेक्टर ने एक नज़र समीर और नित्या पर डाली, और फिर टैक्सी की तलाशी लेने लगा। मगर समीर को हैरानी तो तब हुई जब इंस्पेक्टर ने टैक्सी की तलाशी लेने के बाद उन दोनों से कहा कि अब आप दोनों अपनी जगह पर वापस बैठ सकते हैं। समीर और नित्या हैरान नजरों से एक दूसरे को देखने लगे, और आंखों के इशारे से पूछने लगे, तो क्या ये पुलिस हमें पकड़ने नहीं आई थी, और क्या सच में उनका कोई और मकसद था? समीर और नित्या दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, और फिर वो दोनों टैक्सी में बैठ गए। समीर और नित्या दोनों ही खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में तो अभी भी तूफान चल रहा था कि कहीं वो दोनों सच में पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाएं। कुछ देर बाद जब पुलिस की गाड़ियां रवाना हो गईं, तो टैक्सी ड्राइवर भी टैक्सी में आकर बैठ गया। समीर को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस उनको पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से आई थी। और अभी भी समीर को तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। लेकिन फिर नित्या ने हिम्मत करके टैक्सी ड्राइवर से पूछा, भैया ये सब क्या चल रहा था, और ये पुलिस यहाँ किस लिए आई थी? तब टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस वालों पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, अब मैं आपको क्या बताऊं मैडम जी, ये पुलिस वाले भी ना हम गरीबों को चैन से जीने ही नहीं देते। इन पुलिस वालों को शक था कि शायद मेरी टैक्सी में स्मगलिंग का सामान हो सकता है, क्योंकि पुलिस वालों को खबर मिली है कि एक स्मगलर ने अपनी स्मगलिंग का सारा सामान एक टैक्सी के अंदर छिपा रखा है, इसीलिए अब ये लोग सभी टैक्सियों की तलाशी ले रहे हैं। ड्राइवर की बात सुनकर समीर और नित्या ने एक बार फिर से सुकून भरी सांस ली, और अपने माथे पर आया पसीना साफ कर लिया। नित्या टैक्सी की खिड़की खोलकर ठंडी ठंडी हवा खाने लगी, क्योंकि पुलिस को देखकर तो उसकी सांसें भी उसके गले में ही अटक गई थी। खैर टैक्सी फिर से सड़क पर हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ने लगी, और ठीक 1 घंटे के बाद टैक्सी उस फार्म हाउस के सामने आकर रुक गई। जैसे ही वो लोग फार्म हाउस पर पहुंचे, तो सबसे पहले नित्या ने टैक्सी से उतरकर टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया,
क्योंकि समीर की जेब में तो पैसे थे नहीं और ना ही वो अपने साथ कुछ भी लेकर आया था। और फिर नित्या समीर का हाथ पकड़कर उसे फार्म हाउस के अंदर ले गई और समीर तो नित्या का ऐसा दोस्ताना बर्ताव देखकर उसे देखता ही रह गया था। समीर ने नित्या से कहा, नित्या तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो नित्या कहने लगी, शायद तुम भूल रहे हो समीर कि मैं एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी हूँ और मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी पर्स में हर वक्त नोटों की गड्डियाँ पड़ी रहती हैं और जब ये नोटों की गड्डियाँ खत्म हो जाएंगी ना, तब मैं अपने कीमती गहने बेच दूंगी जो मैंने शादी वाले दिन पहन रखे थे। और फिर इन सब को मिलाकर हमारे कुछ महीने तो आराम से कट ही जाएंगे। वो एक छोटा सा फार्म हाउस था जिसमें सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था और उस फार्म हाउस में एक छोटा सा लाउंज था जिसके बगल में एक किचन और 2 कमरे बने हुए थे। नित्या ने समीर से कहा, समीर तुम थक गए होगे ना, एक काम करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन ये सुनकर तो समीर का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया, क्योंकि समीर ने तो सुबह के नाश्ते के बाद कुछ भी नहीं खाया था और अब तो रात भी काफी हो चुकी थी, इसलिए उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। लेकिन नित्या ने शायद समीर का चेहरा पढ़ लिया था, इसलिए वो कहने लगी, यार समीर तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? मेरे पेट में तो इतने बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ कि किचन में जाकर देखती हूँ कि कुछ है या नहीं, और अगर कुछ मिल गया तो हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाकर लाती हूँ। नित्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से तो सारी परेशानी गायब हो गई थी। नित्या बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी, जैसे कि उसे पूरा भरोसा था कि यहाँ इस फार्म हाउस में उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। समीर भी अपने कमरे में चला गया क्योंकि वो सच में बहुत थक गया था। खाना तैयार होने के बाद नित्या ने समीर के कमरे का दरवाजा नॉक किया और फिर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। समीर आईने के सामने खड़ा अपने गीले बालों में कंघी कर रहा था, तो नित्या ने समीर से कहा, चलो समीर खाना तैयार है, खाना खा लेते हैं। समीर नित्या के साथ डाइनिंग टेबल पर आ गया तो देखा कि नित्या ने बिरयानी बनाई थी और बिरयानी की खुशबू से पूरा घर महक उठा था। दोनों ने डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना खाया और खाना खाते वक्त समीर ने नित्या से पूछा, नित्या तुम्हारी दोस्त कौन है और वो खुद कहाँ रहती है? तब नित्या ने कहा कि मेरी दोस्त यहाँ नहीं रहती, वो तो दुबई में रहती है। जब से उसके पति को दुबई में नौकरी लगी है तब से ही वो दोनों दुबई में शिफ्ट हो गए थे। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि मेरा फार्म हाउस शहर से बहुत दूर है और वहाँ तेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए मैंने भी उसकी बात मान ली और तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। तब समीर ने कहा, लगता है कि वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। तो नित्या ने कहा, हाँ वो तो है, क्योंकि मेरी दोस्त हर मुश्किल समय में मेरा साथ देती है और सच्चा दोस्त तो वही होता है ना, जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ देता है। नित्या की ये बात सुनते ही समीर के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि नित्या की बातें सुनकर उसे कुणाल की याद आ गई थी और कुणाल ने भी तो हर मुश्किल समय में समीर का साथ दिया ही था ना। लेकिन समीर के चेहरे की उड़ती हुई रंगत को देखकर नित्या को ऐसा लगा कि शायद समीर को अभी भी इस बात की फिक्र है कि कहीं वो दोनों यहाँ पर भी पकड़े ना जाएं। इसलिए नित्या ने समीर से कहा, तुम फिक्र मत करो समीर, हमें यहाँ पर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तब समीर ने कहा, लेकिन नित्या मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता और न ही मैं अपनी मौत का इंतजार कर सकता हूँ। मेरा रिजल्ट आने से पहले मैं किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लूँगा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं किसी लड़की के पैसों पर अपनी जिंदगी गुजारूं। समीर की बात सुनकर नित्या खिलखिलाकर हंसने लगी और उसके हंसने की वजह से उसके गाल में एक गड्ढा पड़ गया और समीर की नजर उस गड्ढे में ही अटक गई थी। नित्या की ये हंसी देखकर समीर हैरान हो गया, क्योंकि उसकी हंसी तो बिल्कुल बेफिक्र थी, जैसे उसे किसी बात की कोई चिंता ही ना हो।
समीर ने जल्दी से नित्या से अपनी नजरें हटा ली और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि समीर उस नित्या के जरा सा भी करीब नहीं जाना चाहता था, जिसकी वजह से आज समीर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। नित्या ने कहा, हाँ हाँ जरूर करो तुम अपनी नौकरी, तुम्हें रोका किसने है? और वैसे भी तुम्हें तो कोई पहचानता भी नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर बाहर निकल सकते हो। लेकिन मुझे तो घर में ही रहना पड़ेगा। खैर फिर भी मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं 1 साल तक तो आराम से घर में बैठकर भी खा सकती हूँ। तब समीर ने कहा, हाँ हाँ शौक से खाओ। इतना कहकर समीर अपने कमरे में आ गया और जूते पहनकर ही बेड पर सो गया, क्योंकि उसे बहुत ही नींद आ रही थी। लेकिन तभी अचानक ही समीर के दिमाग में ख्याल आया कि जूते पहनकर सोने की आदत तो कुणाल की थी। कुणाल का ख्याल आते ही समीर का दिल अचानक से उदास हो गया और कुणाल के आखिरी शब्द फिर से समीर के दिमाग में गूंजने लगे थे। मरने से पहले कुणाल ने समीर के कान में फुसफुसाया था, मेरी नित्या को कभी अकेला मत छोड़ना समीर, और उसे अपनाकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। मरते वक्त भी कुणाल को सिर्फ और सिर्फ बस नित्या की ही फिक्र थी और उसे समीर पर पूरा पूरा भरोसा था। इसलिए कुणाल नित्या की जिम्मेदारी समीर के कंधों पर डालकर सुकून से इस दुनिया से चल दिया। कुणाल को तो ऐसा लगा कि समीर सच में नित्या को अपना लेगा, लेकिन समीर को तो नित्या के साथ कुछ पल बिताना भी नामुमकिन सा लग रहा था। कुणाल के आखिरी शब्द याद आते ही समीर बहुत परेशान हो गया था, लेकिन फिर उसने उन यादों को भुलाने के लिए सोने की कोशिश की और थकान ज्यादा लगने की वजह से कुछ ही देर में वो गहरी नींद में डूब गया। समीर और नित्या को उस फार्म हाउस में रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक उनकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी। शुरुआत के 3-4 दिन तो समीर भी फार्म हाउस में ही रहा, लेकिन फिर उससे एक ही जगह में बंद रहा नहीं गया, तो वो आसपास के इलाके को देखने के लिए बाहर निकल पड़ा। वो इलाका बहुत ही छोटा था, वहाँ कुछ सुविधाएं तो उपलब्ध थी, लेकिन बाकी सुविधाओं के लिए पास के शहर में जाना पड़ता था, जो इस इलाके से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। नित्या को किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो समीर ही उसे वो सारी चीजें लाकर देता था। नित्या समीर के साथ बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार रखती थी, लेकिन फिर भी समीर उसके सामने चुप ही रहता था और वो तो नित्या से बस काम की बातें ही करता था। समीर नित्या के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि समीर का यही प्लान था कि रिजल्ट आने के बाद वो यहाँ से चला जाएगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। क्योंकि समीर को इस बात की उम्मीद थी कि अगर वो यूपीएससी में टॉप नहीं भी कर पाया तो भी उसे इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे कि वो एक अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेगा। और अगर समीर किसी की नजर में नहीं आया तो शायद उसकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। समीर मन ही मन अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसका रिजल्ट भी आ गया और समीर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब उसने देखा कि टीवी पर न्यूज चल रही थी कि समीर भारद्वाज ने यूपीएससी में टॉप किया है। समीर को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है, एक ऐसा सपना जिसे समीर ने अपने बचपन से ही अपनी आंखों में संजोया था और जिसे पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया और अपने सपने को सच होते देखकर समीर की आंखें भर आई थीं। समीर उस वक्त फार्म हाउस में ही मौजूद था जब उसे अपने रिजल्ट के बारे में पता चला था, और अब तो टीवी पर भी हर चैनल पर यही न्यूज चल रही थी, जिसे सुनकर नित्या भी दौड़ी दौड़ी समीर के पास आई और वो तो समीर की खुशी में समीर से भी ज्यादा खुश थी। नित्या ने समीर से कहा, समीर, मैंने तो तुम्हें देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून है। नित्या की ये बात सुनकर समीर मुस्कुराने लगा और उसने नित्या को अपनी तारीफ के लिए धन्यवाद भी दिया। तब नित्या ने कहा, अरे यार, ये तो बहुत ही खुशी का मौका है, तो क्या तुम मुझे इस खुशी में मिठाई भी नहीं खिलाओगे?
तब समीर ने कहा, अरे क्यों नहीं, मैं अभी बाहर जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। वैसे भी गांव से मुझे मेरे माँ पापा के फोन भी आ रहे हैं और वो लोग भी मुझे बधाई देना चाहते हैं। मेरी बहन भी मेरी कामयाबी पर बहुत खुश है और वो तो मेरी वापसी के लिए पूछ रही है, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने गांव जाकर कुछ वक्त अपने परिवार के साथ भी बिता लूं। ये सुनते ही नित्या के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन फिर वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं समीर, अब तो हमें यहाँ आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और अब तो सब कुछ नॉर्मल भी है, इसलिए अब तुम चाहो तो अपने गांव जा सकते हो, मैं यहाँ आराम से रह लूंगी। नित्या की ये बात सुनते ही समीर फार्म हाउस से बाहर आ गया और आज उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी और इसी खुशी के मारे बार बार उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। जब समीर मिठाई का डिब्बा लेकर फार्म हाउस लौटा तो नित्या ने बहुत सारी डिशेस बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा रखी थी। नित्या ने समीर से कहा, समीर आज की ये स्पेशल दावत मेरी तरफ से है। लेकिन समीर तो इतना सारा खाना देखकर हैरान ही रह गया था। समीर ने कहा, अरे नित्या, इतनी परेशानी उठाने की क्या जरूरत थी? तो नित्या ने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है समीर, अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना। नित्या की इस बात पर समीर एकदम से चौंक कर नित्या को देखने लगा, तो नित्या कहने लगी, क्या हुआ समीर, अब ऐसा भी क्या कह दिया है मैंने, तो अब हम दोस्त भी नहीं बन सकते हैं क्या? नित्या की यह बात सुनते ही समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं बन सकते, जरूर बन सकते हैं। और फिर दोनों ने मिलकर पहले साथ में खाना खाया, लेकिन फिर खुशी खुशी में मिठाई भी चट कर गए। खाना खत्म होते ही नित्या ने समीर से कहा, तुम्हें पता है समीर, मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे और मैं भी खूब पढ़ना चाहती थी। जैसे तुमने बचपन से पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखा था ना, मेरा भी बचपन से एक ही सपना था कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी। मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं इस देश की टॉप कॉलेज से अपनी मेडिकल डिग्री हासिल करना चाहती थी। लेकिन हमारे परिवार की परंपरा ऐसी नहीं थी कि लड़कियों को कॉलेज के बाद ज्यादा आगे पढ़ने दिया जाए, बल्कि हमारे परिवार में तो लड़कियों की कॉलेज की बेसिक पढ़ाई पूरी होते ही उनकी शादी कर दी जाती है। हालांकि मैंने इस बात पर बहुत विरोध किया था, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और फिर मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैंने तो अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं था, बस उसके बारे में इतना सुना था कि उसे अपनी इज्जत की बहुत परवाह है और वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरा होने वाला पति मेरी फैमिली का दूर का रिश्तेदार था और वो मेरी मौसी के ससुराल वालों में से था। वो अपने परिवार का इकलौता वारिस था। मेरा और उसका रिश्ता तो बचपन में ही तय हो चुका था और हम लड़कियों से तो कभी पूछा भी नहीं जाता कि हमें ये रिश्ता मंजूर भी है या नहीं। ये कहते हुए नित्या अचानक ही उदास और परेशान हो गई, तो समीर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास टेबल पर रख दिया और ध्यान से नित्या की बातें सुनने लगा। समीर ने नित्या से कहा, इस जमाने में भला ऐसे लोग कहाँ होते हैं जहाँ लड़कियों से उनकी मर्जी तक नहीं पूछी जाती। नित्या ने कहा, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और आपका सामना कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो आपकी जिंदगी के मायने बदल सकता है और आपकी सोच भी बदल सकता है। ये कहते हुए नित्या गौर से समीर को देखने लगी, तो समीर भी उसकी तरफ देखने लगा और फिर कहने लगा, हाँ नित्या, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी तो एक रोलर कोस्टर बन गई है। समीर की इस बात पर नित्या एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगी और फिर कहने लगी, समीर, तुम मुझे याद तो रखोगे ना? तो समीर ने कहा, अरे यार, तुम कोई भूलने वाली चीज थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं जिंदा रहा और तुम्हारे घर वालों के हाथों में नहीं आया तो जरूर तुम्हें याद रखूंगा। ये कहते हुए समीर के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान फैल गई थी।
अगले दिन समीर ने अपना सामान पैक किया और गांव जाने की तैयारी करने लगा। नित्या बार बार समीर को समझा रही थी, समीर संभल कर रहना। तो समीर ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो नित्या, तुम बस यहाँ अपना ख्याल रखना। जाते जाते समीर ने नित्या से कहा, नित्या शायद मैं यहाँ दोबारा नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना करियर चुनना है और उसके लिए तैयारी भी करनी है और जी तोड़ मेहनत भी करनी है। मुझे किसी भी हाल में उस मुकाम पर पहुंचना है जिसके सपने मैंने बचपन से ही अपनी आंखों में सजा रखे हैं। लेकिन हाँ, एक बात और, कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। समीर की बातें सुनकर नित्या बहुत देर तक समीर को उदास नजरों से देखती रही, मानो समीर की बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ हो। लेकिन एक न एक दिन तो उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना ही था। आखिर उन दोनों का एक दूसरे से रिश्ता ही क्या था। नित्या ने कहा, समीर वादा करो मुझसे कि अगर तुम्हें कभी भी ये खबर मिले कि नित्या पकड़ी गई है या उसके भाइयों ने उसे तलाश कर लिया है, तो तुम मुझे तलाश करते हुए मेरे पीछे नहीं आओगे। मुझसे वादा करो समीर। और नित्या की इस बात पर समीर एकदम से चुप हो गया था। अगर उस वक्त समीर अपने दिल से ये बात पूछता तो शायद उसका दिल मना कर देता और कहता कि मैं इस लड़की के पीछे और ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा और न ही अपना करियर दांव पर लगाऊंगा, क्योंकि एक बार तो मैं बच गया हूँ, लेकिन दूसरी बार शायद ना भी बच सकूं। लेकिन समीर ने नित्या को कोई जवाब नहीं दिया और बस इतना ही कहा, तुम भी कोशिश करना नित्या कि तुम पकड़ी ना जाओ, और जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा तो तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे खानदान के उसूलों के खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा। लेकिन तब तक तुम कोशिश करना कि तुम किसी की नजर में ना आओ। समीर की बात सुनकर नित्या समीर की तरफ देखते हुए फीका सा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अलविदा मेरे दोस्त। और आज पहली बार नित्या के मुंह से अलविदा शब्द सुनकर समीर के दिल में कुछ हुआ था। अलविदा शब्द सुनकर समीर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी, लेकिन समीर खुद भी अपने इस एहसास को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। समीर को ऐसा लगा कि वो बहुत ही जल्द इस घटना को भूल जाएगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन समीर ये नहीं जानता था कि नित्या जैसी लड़कियां जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलती हैं, और जब वो मिलती हैं तो जिंदगी के मायने पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। नित्या ने भी समीर की जिंदगी में कुछ ऐसी ही जगह बना ली थी, लेकिन समीर का दिल अभी भी इस बात से अनजान था। गांव जाकर समीर अपने माँ बाप और बहन से मिला और समीर को देखकर उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हुए थे। अपनी खुशी में समीर कुछ समय के लिए नित्या को तो भूल ही चुका था और नित्या पूरी तरह से समीर के दिमाग से गायब हो गई थी। कुछ समय गांव में रहने के बाद समीर वापस शहर आ गया, क्योंकि उसे अभी भी बहुत मेहनत करनी थी। यूपीएससी एग्जाम्स पास करने का मतलब यह नहीं होता है कि बस बैठे बिठाए नौकरी हाथ पर ही मिल जाएगी। एक अच्छी पोस्ट की नौकरी पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और समीर ने तो शुरू से ही सोच रखा था कि वो एसपी बनेगा। इसलिए अपना करियर चुनने के बाद समीर ने एक एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, जहां उसे और भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी और अपने सपने को साकार कर दिखाना था। समीर एक हॉस्टल में रहता था, जहां उसके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यूपीएससी में बड़ी सफलता हासिल की थी, और उनकी आंखों में भी अपने मकसद को पूरा करने का जुनून था। अब तो समीर की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गई थी, और इतनी कड़ी ट्रेनिंग और एग्जाम्स के चक्कर में समीर नित्या को तो पूरी तरह से भूल ही चुका था। हाँ, कभी कभी रात को नींद का खुमार दिमाग पर चढ़ने से पहले एक चेहरा छम से समीर की आंखों के सामने आ जाता था। वो चेहरा जिसके गाल में गड्ढा सा पड़ता था और जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और नीली थी। अब तो समीर कई दिनों तक नित्या से बात तक नहीं कर पाता था, लेकिन वो अक्सर नित्या का हालचाल पता कर लेता था कि वो ठीक है या नहीं। और नित्या भी मुस्कुराकर समीर से कहती थी, तुम चिंता मत करो समीर,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर समीर ने तो वाकई में नित्या की चिंता करना छोड़ दिया था और वो नित्या से पूरी तरह से दूर हो चुका था और सिर्फ अपने करियर पर ही ध्यान देने लगा था। समीर दिन रात अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहता था कि अब तो उसके लिए अपने परिवार को समय देना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन समीर को एक इलाके में राउंड पर जाना था और वो तुरंत ही अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच गया था, क्योंकि समीर को खबर मिली थी कि इज्जत और स्वाभिमान के नाम पर एक लड़की की हत्या कर दी गई है और हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने भाई ही थे। वो लड़की काफी समय से लापता थी और फिर आखिरकार उसके भाइयों ने उसे पकड़ ही लिया और उसे देखते ही उन्होंने अपनी बहन को गोली मार दी थी। समीर को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आज के समय में भी इज्जत के नाम पर घर की बहू बेटियों की हत्याएं कर दी जाती हैं। समीर इस केस का इंचार्ज था और उसे जांच पड़ताल करने के लिए उनके गांव जाना था। समीर किसी भी कीमत पर उन अपराधियों को सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन जब वो उस गांव में पहुंचा तो उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा कि लड़की के भाई तो पहले ही फरार हो चुके थे और वो लोग तो थे भी बहुत पहुंच वाले। पुलिस कांस्टेबल से लेकर आईजी तक सब उनके गुलाम थे, लेकिन समीर किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था। समीर को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना था, इसीलिए वो तुरंत ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। समीर को इस भ्रष्ट सिस्टम को बदलना था और उसने तो अपने दिल में ठान लिया था कि वो इस सिस्टम को बदल के ही रहेगा। समीर ने उनके घर पर छापा भी डलवाया, लेकिन तब तक वो लोग वहां से भी भाग चुके थे। समीर खुद ही अपनी तसल्ली के लिए उनके घर की तलाशी लेना चाहता था और जैसे ही वो उनके घर पहुंचा तो देखा कि वो एक बहुत ही बड़ी हवेली थी और बहुत खूबसूरत भी थी। समीर इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा और उस लड़की के कमरे में भी गया ताकि उसे कोई सुराग मिल सके कि आखिर वो लड़की गायब क्यों थी। लेकिन जैसे ही समीर उस लड़की के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर सामने दीवार पर पड़ी और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। समीर को ऐसा लगा कि अब वो दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दीवार पर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर लगी थी जिसमें एक 21-22 साल की लड़की का तरोताजा चेहरा मुस्कुरा रहा था और उसके गाल में एक डिंपल पड़ रहा था। समीर को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसका दिल उस लड़की के डिंपल में डूब रहा है। और फिर समीर अचानक ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि समीर के कानों में एक बात गूंजने लगी थी, नित्या को अपना लेना समीर, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती समीर, और न ही तुम्हें मारना चाहती हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी यादें थी जो समीर के दिलो दिमाग में एक रोलर कोस्टर की तरह घूम रही थी। अचानक ही समीर के दिल में एक गहरा दर्द उठा और वो खुद को कोसने लगा कि क्यों वो नित्या को लेकर इतना लापरवाह हो गया और क्यों वो नित्या को अकेला छोड़कर अपना करियर बनाने में इतना बिजी हो गया कि उसने एक बार भी पलटकर नित्या की खबर नहीं ली। क्या सच में नित्या इस दुनिया में नहीं रही? ये सवाल इतना जानलेवा था कि समीर को तो अपनी सांसें थमती हुई महसूस होने लगी थी, मानो नित्या अपने साथ समीर का सब कुछ ही लेकर चली गई हो। अब समीर उन अपराधियों को हर हाल में पकड़ना चाहता था जिन्होंने नित्या से उसके जीने का अधिकार छीन लिया था और उसके सारे सपने और उसकी सारी इच्छाएं छीन ली थी। समीर दिन रात जागकर उन भेड़ियों को तलाश कर रहा था और उसने ठान लिया था कि वो उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा और उन्हें फांसी पर लटका देगा। समीर ने खुद से वादा किया था कि अगर वो नित्या के हत्यारों को सजा नहीं दिलवा पाया तो वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देगा। कुछ दिनों बाद एक खबर मिली कि उन भाइयों में से एक भाई पकड़ा गया है, तो समीर तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गया, क्योंकि समीर उस जल्लाद का मुंह नोच लेना चाहता था जिसने इतनी मासूम और प्यारी सी नित्या को इतनी बेरहमी से मार डाला था। जब समीर ने उस लड़के को देखा तो वो हैरत में पड़ गया, क्योंकि उस लड़के की उम्र तो सिर्फ 17-18 साल की ही थी।
समीर तो उस लड़के को देखता ही रह गया था, क्योंकि उसने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इज्जत के नाम पर इतना छोटा सा लड़का अपनी बहन को मौत के घाट उतार देगा। वो लड़का बहुत ही ज्यादा कांप रहा था और डरा हुआ भी लग रहा था। समीर ने उस लड़के को उसके बालों से पकड़ा और कहने लगा, बोल तूने ऐसा क्यों किया? वो तो तेरी सगी बहन थी ना। क्या उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी? और क्या उसका दिल नहीं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए? लेकिन तुम लोगों ने उसकी खुशियों का और उसके सपनों का गला घोंट कर रख दिया। अब तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तब उस लड़के ने कहा कि मैंने ये सब अपने बड़े भाइयों के और अपने पापा के कहने पर किया है, और हम सब ने मिलकर ही उसे मार डाला है। ये बात सुनते ही समीर को ऐसा लगा कि जैसे उसके अंदर कुछ मर गया है, क्योंकि समीर को अब तक जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद नित्या जिंदा होगी, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी मर गई थी। समीर ने उस लड़के से कहा कि अगर तुम मुझे अपने भाइयों का पता बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारे आगे तुम्हारी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताना चाहोगे? क्योंकि तुमने जो गुनाह किया है ना, उसके लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। वो लड़का समीर की धमकी से डर गया और उसने समीर को अपने भाइयों का पता बता दिया। अगले ही दिन समीर ने उस जगह पर छापा मारा और पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। वो एक बहुत ही बड़ा महल था जो शायद उनका ही था, और नित्या के सारे भाई वहीं छुपकर बैठे हुए थे। समीर ने नित्या के सभी भाइयों को पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। क्योंकि समीर इस केस का इंचार्ज था, इसलिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन समीर पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा था कि वो लोग वहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। और फिर समीर पूरी तरह से बेबस हो गया, जबकि वो तो उन लोगों से नित्या की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसके हाथ वाकई में बंधे हुए थे। समीर का दिल तो कर रहा था कि वो अभी और इसी वक्त अपनी इस नौकरी से इस्तीफा दे दे, क्योंकि समीर पावर में होते हुए भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन समीर ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उन जल्लादों को नहीं छोड़ेगा जिन्होंने नित्या से उसकी जिंदगी छीन ली थी। बार बार ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे थे कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए, लेकिन समीर तो अपनी ही मनमानी कर रहा था। समीर नित्या के भाइयों का फिजिकल रिमांड भी ले चुका था और उन पर अपनी भड़ास भी निकाल रहा था। लेकिन अगले ही दिन समीर का ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया और वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि अब उस केस का इंचार्ज किसी और को बना दिया गया था। समीर को अपनी बेबसी पर रोने का मन कर रहा था, क्योंकि नित्या की मौत ने उसे पहले ही तोड़कर रख दिया था, इसलिए अब वो फूट फूट कर रोने लगा। उस रात समीर ने सच्चे दिल से यही कामना की थी, काश कि समय का पहिया उल्टा घूम जाए और वो नित्या को छोड़कर कभी कहीं ना जाए और उसे हमेशा अपने पास ही रखे। क्योंकि अब समीर को ऐसा लग रहा था जैसे कि नित्या ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली है और वो चाहकर भी नित्या को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब समीर हर वक्त जलन और गुस्से से भरा रहता था और उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसकी चिंगारियां उसकी आंखों से निकलती थी। नित्या की मौत ने समीर को अंदर से तोड़कर रख दिया था और नित्या का मासूम चेहरा और उसकी प्यारी सी मुस्कान समीर को रात को चैन से सोने भी नहीं देती थी। समीर को ऐसा लगता था कि वो जल्द ही नित्या को भूल जाएगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नित्या जैसी लड़कियां इंसान को जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलती हैं, और जब वो मिलती हैं तो जिंदगी पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम उसे हमेशा के लिए खो चुके होते हैं, और समीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नित्या की मौत को अब 2 साल हो चुके थे, लेकिन समीर एक पल के लिए भी नित्या को भूला नहीं पाया था। समीर ने वो घर भी खरीद लिया था जो कुणाल का था और जिस घर से नित्या की यादें जुड़ी हुई थी।
समीर रोज अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर नित्या को याद करता था और समीर को बार बार कुणाल की वो बात भी याद आती थी, समीर तुम नित्या को अपना लेना और उसे कभी भी अकेला मत छोड़ना। समीर जो उस समय कहता था कि नहीं नहीं मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, आज उसे ऐसा लग रहा था काश कि उसने उस समय कुणाल की वो बात मान ली होती तो आज वो इस तरह से अंदर ही अंदर जल नहीं रहा होता। लेकिन समीर की ये जलन तो अब शायद जिंदगी भर के लिए उसकी किस्मत में ही लिखी जा चुकी थी। एक दिन समीर यूं ही बालकनी में खड़ा नित्या की यादों में खोया हुआ था कि तभी अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। समीर ने सोचा कि ना जाने इस वक्त कौन आया होगा, क्योंकि रात के लगभग 10 बज चुके थे। लेकिन फिर जैसे ही समीर ने दरवाजा खोला तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है, या शायद उसने अपने ख्यालों में नित्या के बारे में इतना सोच लिया है कि उसे हर शख्स में सिर्फ नित्या ही दिखाई दे रही है, क्योंकि सामने खड़ी लड़की जिसने चादर से अपना चेहरा छिपा रखा था और जो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि नित्या ही थी। नित्या को अपने सामने देखकर समीर तो एकदम से चौंक गया और कहने लगा, नित्या तुम तो मर चुकी थी ना, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो गई? नित्या ने अचानक ही समीर को कंधे से पीछे धकेला और अंदर आते ही दरवाजा कसकर बंद कर लिया और कहने लगी, समीर क्या हम सारी बातें दरवाजे पर ही करेंगे? समीर तो आंखें फाड़ फाड़ कर नित्या को देखने लगा और सोचने लगा कि क्या वाकई में ये नित्या ही है। और फिर समीर ने खुद को यकीन दिलाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और नित्या का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। समीर ने कहा, लेकिन तुम नित्या कैसे हो सकती हो, वो तो मर चुकी है। तब नित्या ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है कि मैं मर चुकी हूँ और तुमने भी इतनी जल्दी यकीन कर लिया कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रही? नित्या तो उल्टा समीर से ही सवाल करने लगी थी कि तभी समीर ने कहा, लेकिन गवाह तो ऐसे ही कह रहे थे। तब नित्या ने कहा, गवाह झूठ बोल रहे थे। हाँ, ये सच था कि मेरे बाप ने और भाइयों ने मुझे ढूंढ लिया था और मैं सड़कों पर भागी चली जा रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी में उनके अलावा हमारा एक पुराना ड्राइवर भी था। कुछ देर तक गाड़ी चलती रही, लेकिन उसके बाद मेरे भाई गाड़ी से उतर गए और ड्राइवर से कहा कि जल्दी से इसे हवेली पहुंचा दो, हम वहीं पर इससे निपट लेंगे। मैं तो अपने भाइयों की इस हरकत पर हैरान हो गई कि उन्होंने मुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर ड्राइवर को कैसे सौंप दिया था। लेकिन वो लोग तो जानबूझकर गाड़ी से उतर गए थे, क्योंकि उनका इरादा ड्राइवर समेत गाड़ी को उड़ाने का था। थोड़ी देर बाद ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी हिचकोले खाने लगी थी। ड्राइवर भी बहुत घबरा गया और कहने लगा, मैडम जी, ये लोग तो आपके साथ साथ मुझे भी मारने पर तुले हुए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैडम जी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़े बड़े एहसान किए हैं, इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपको बचाऊंगा और सब यही सोचेंगे कि गाड़ी में हम दोनों ही मारे गए हैं। और फिर ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, आपको हिम्मत से काम लेना होगा और चलती गाड़ी में से नीचे कूदना होगा, क्योंकि ब्रेक फेल हो चुके हैं और गाड़ी बहुत ही तेज रफ्तार से चल रही है। तब मैंने अपने ड्राइवर से कहा, अरे नहीं नहीं, मैं आपकी जान खतरे में डालकर अपनी जान नहीं बचा सकती, मेरी वजह से ही आपकी जान खतरे में पड़ गई है, इसलिए अब हम मरेंगे तो साथ ही मरेंगे। तब वो ड्राइवर मुझसे विनती करने लगा और कहने लगा, देखिए मैडम जी, जिद ना करें, अगर हमने जल्दी से फैसला नहीं लिया ना तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों में से किसी एक की जान बच जाए, और अगर आप बच गई ना तो आप किसी ना किसी तरह से मेरे परिवार की मदद कर सकती हैं, और अगर मैं बच गया तो आपके भाई अपनी जान बचाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढकर मार ही डालेंगे। इसलिए मेरी बात मान लो मैडम जी, अगर आप अपनी जान बचाकर मेरे बच्चों पर एहसान कर देंगी
तो मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। और फिर मैं ड्राइवर की विनती के आगे मजबूर हो गई और मजबूरन मुझे गाड़ी से बाहर कूदना पड़ा। चलती गाड़ी से कूदने से मैं झाड़ियों में गिर गई और बहुत बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से मैं बेहोश हो गई। और फिर अगले दिन जब मुझे होश आया तो पता चला कि गाड़ी में आग लग गई थी और सब कुछ जलकर राख हो चुका था। गाड़ी को सिर्फ आग ही नहीं लगी थी, बल्कि गाड़ी एक गहरी खाई में जाकर गिर गई थी, इसलिए जली हुई लाशों का मिलना भी नामुमकिन था। और शायद इसीलिए मेरे भाइयों ने और बाप ने यकीन कर लिया कि मैं भी उस गाड़ी में मारी गई हूँ, लेकिन सच तो ये था कि मैं जिंदा थी। नित्या की बात सुनकर समीर तो हैरान रह गया कि उसने किस तरह से अपनी बहादुरी दिखाई और अपनी जान बचा ली, क्योंकि वो सच में जीना चाहती थी। समीर ने नित्या को दोनों कंधों से पकड़कर अपने करीब खींच लिया तो नित्या भी समीर की आंखों में बड़े गौर से देखने लगी, जहां आज उसे समीर की आंखों में अपने लिए कुछ अलग ही भाव नजर आ रहे थे। समीर ने कहा, नित्या, तुम उसी रात मेरे पास आ सकती थी ना, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे तो तुम्हारे लिए हमेशा से खुले थे। तब नित्या ने कहा, मैं नहीं चाहती थी समीर कि किसी को जरा सा भी शक हो कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए मैं 2 साल तक सबकी नजरों से गायब रही, ताकि सब लोग इस घटना को भूल जाएं और मेरा पीछा करना बंद कर दें। और फिर मैं अपनी वजह से तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि पहले ही एक जिंदगी का बोझ मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा था। आज मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि अब मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह ही नहीं है। और फिर तुमने ही तो कहा था ना समीर कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस हो तो मैं बेझिझक तुम्हारे पास आ सकती हूँ। समीर ने नित्या को कसकर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है नित्या, और हमेशा मेरे दिल में ही रहेगी। मैं पहले इस बात से अनजान था, लेकिन तुमसे बिछड़ने के बाद एक एक पल मैंने कितने दर्द में गुजारा है, ये तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। अंदर से तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर गया था नित्या, लेकिन आज तुमने लौटकर मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। अब अगर तुम्हारे भाइयों को पता चल भी गया ना, तो मैं उन्हें तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ये कहते हुए समीर के दिल के जज्बात उसके आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से बहने लगे, तो ये देखकर नित्या ने भी अपना सिर समीर के सीने में छिपा लिया, क्योंकि आज उसे समीर की बाहों का मजबूत सहारा मिल गया था। आज पहली बार समीर ने नित्या के माथे पर अपना प्यार बरसाया और नित्या से अपने प्यार का इजहार कर लिया। नित्या ने भी समीर के प्यार का जवाब अपने प्यार से दिया और बेफिक्र होकर समीर की बाहों में समा गई। अगले ही दिन समीर नित्या को अपने गांव ले गया और वहां अपने परिवार और गांव वालों के सामने बड़ी धूमधाम से उसने नित्या के साथ शादी कर ली। शादी की पहली रात जब नित्या ने समीर की नम आंखें देखी तो वो एकदम से चौंक गई और कहने लगी, क्या हुआ समीर, आज के दिन तुम्हारी आंखें नम क्यों हो गई हैं? तब समीर ने कहा, नित्या, तुम्हें पता है जब उस दिन मैंने तुमसे ये कहा था कि कुणाल अपने प्यार में अंधा हो गया था, तब तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हो गई थी। नित्या ने कहा, हाँ समीर, मुझे वो सब कुछ याद है। तब समीर ने कहा, नित्या, तब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैंने कुणाल के उस गुनाह को प्यार का नाम देकर गलती कर दी है। लेकिन जब मरते वक्त कुणाल ने जो शब्द मेरे कान में कहे थे, तब मुझे ऐसा लगा कि वो वाकई में तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने अपने प्यार को हासिल करने का जो तरीका अपनाया था, बस वो तरीका गलत था। तुम्हें पता है नित्या, जब कुणाल ने मेरे कान में वो बात कही थी, तब मेरे दिल से बस एक ही शब्द निकला था, नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। क्योंकि तब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरे मकसद को पूरा करने का जुनून सवार था और मैं कुछ भी करके अपनी मंजिल को हासिल करना चाहता था। और फिर जब मैंने अपनी मंजिल को हासिल कर लिया, तब मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली, जिसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। क्योंकि उस वक्त मुझे ये एहसास हो चुका था कि तुम मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती हो।
तब नित्या ने कहा, समीर, कुणाल ने ऐसा भी क्या कह दिया था कि तुम उसके प्यार की इतनी तरफदारी करने लगे हो? तब समीर ने कहा, नित्या, मरते मरते भी कुणाल को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र थी, और इसीलिए उसने मरते वक्त मेरे कान में कहा था, मेरी नित्या को अपना लेना समीर, मेरी नित्या को कभी अकेला मत छोड़ना। समीर के मुंह से कुणाल के ये आखिरी शब्द सुनकर तो नित्या की आंखें भी भर आई थीं। तब समीर ने अपने बटुए से कुणाल की एक पासपोर्ट साइज फोटो निकाली और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहने लगा, नित्या, क्या तुम एक बार कुणाल को माफ नहीं कर सकती? कुणाल सच में तुमसे बहुत प्यार करता था, बस उसने वो गलती करके अपने ही प्यार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी थी। लेकिन मरते वक्त उसकी आंखों में अपनी इस गलती का पछतावा साफ साफ नजर आ रहा था। तब नित्या ने कहा, समीर, मैंने तो कुणाल को उसी दिन माफ कर दिया था जब उसके किए की सजा कुदरत ने उसे मुझसे पहले ही दे दी थी। और वैसे भी मरे हुए इंसान से गिले शिकवे रखकर क्या फायदा, इसलिए मैंने कुणाल को उसी दिन माफ कर दिया था ताकि उसकी आत्मा मेरी माफी के लिए इस दुनिया में भटकती ना फिरे। ये सुनते ही समीर ने नित्या को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, नित्या, जिस घर में तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी की कहानी लिखी गई थी, आज उसी घर में हम दोनों की जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। मैंने कुणाल का घर तो तुम्हारी यादों को संजोए रखने के लिए खरीदा था, लेकिन कुणाल के इसी घर ने हमें एक बार फिर से मिला दिया है। तब नित्या ने कहा, हाँ समीर, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अगर तुम ये घर नहीं खरीदते तो शायद हम कभी भी एक दूसरे का पता नहीं लगा पाते। ये कहते हुए नित्या समीर की बाहों में समा गई और समीर ने भी अपने प्यार से नित्या को तरबतर कर दिया ताकि नित्या अपनी जिंदगी से अतीत की सारी बुरी यादों को हमेशा के लिए भुला दे। आज समीर और नित्या ने एक दूसरे पर अपना प्यार बरसाकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर दी, जिसे देखकर कुणाल की आत्मा को भी शायद शांति मिल गई होगी। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।